रहीम। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कलेक्टिंग सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी यानी कलेक्टिंग सिस्टम किस तरह किडनी किस तरह यूरेट्रिक बड से बनता है और क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके अंदर। अब हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी यूनिट की। इसकी बात करेंगे एक्सक्रीटरी यूनिट, जिसमें सिंपल क्या बनाना है, नेफ्रॉन, जो कि किडनी के फंक्शनल यूनिट होती हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम से कॉन्सेप्ट लेंगे, फिर हम इसके फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। ओके, हम डायग्राम की तरफ आ गए हैं। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, यूरेट्रिक बड के डेरिवेटिव को। और ये एक ब्लू रंग का एक डॉट या स्ट्रक्चर जो कैप बना चुका है उसको बोलेंगे मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा। जब हमने कहा था कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो किससे बनी थी, यूरेट्रिक बड से, जब वो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के अंदर पेनिट्रेट करती है तो वो इसको इंड्यूस करती है। इस इंडक्शन के नतीजे पर जो मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा है वो इस यूरेट्रिक बड के डेरिवेटिव के अराउंड कैप बना लेगा। कैप बना के इसको अच्छी तरह सराउंड कर लेगा। इस कैप को बोलेंगे मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप। एक तो उसने इंड्यूस करके कैप बना दी, दूसरा वंस अगेन यूरेट्रिक बड दोबारा इंड्यूस करेगा। दोबारा इंड्यूस करने के नतीजे में जो मीजनकाइमल सेल्स हो गए, क्योंकि मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप का ओरिजिन क्या है, इंटरमीडिएट मेसोडर्म। तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इस मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप के मीजनकाइमल सेल्स को एपिथेलियल सेल्स के अंदर कन्वर्ट करा देगी। जब हम किडनी की हिस्टोलॉजी देखेंगे तो वहाँ पर जो किडनी की लाइनिंग होती है, जैसे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बोमन कैप्सूल और इसके अलावा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इनकी लाइनिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग होती है, इनकी कनेक्टिव टिश्यू लाइनिंग नहीं होती। तो इसका मतलब इंटरमीडिएट मेसोडर्म के मीजनकाइम को, यानी इंटरमीडिएट मेसोडर्म के मेसोडर्म को एपिथेलियल सेल्स के अंदर कन्वर्ट कराना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेसेनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन, या फिर प्रोलिफरेशन या फिर डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं। तो ये काम किसका होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल का। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ने एक काम ये किया कि इसको इंड्यूस किया। इंड्यूस करने के नतीजे में मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप बन गई। दूसरा काम इसने ये किया कि इन मेसेनकाइमल सेल्स को एपिथेलियल सेल्स के अंदर कन्वर्ट करा दिया। अभी होगा कैसे, यहाँ पे देखिएगा। जो मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप बन गई तो मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप एपिथेलियल सेल्स बना के कुछ सेल का गुच्छा बना लेगी, उसको बोलेंगे सेल क्लस्टर। तो पहले मेटानेफ्रिक टिश्यू कैप बनी, फिर उससे एक एपिथेलियल स्ट्रक्चर बना, उसको बोलेंगे सेल क्लस्टर, या फिर उसको सिंपल हम बोल सकते हैं रीनल वेजिकल। क्या बोल सकते हैं उसको, रीनल वेजिकल। इससे किडनी के तमाम एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स बनेंगे। अब होगा क्या, अब रीनल वेजिकल थोड़ा सा क्या करेगी, डायलेट करेगी। डायलेट करने के नतीजे में कुछ ये एस शेप स्ट्रक्चर बना रही है, इस तरह होता है ना एस, तो ये एस शेप स्ट्रक्चर बना रही है। उस एस शेप स्ट्रक्चर के एक एंड पर हम कह सकते हैं कि उस एस शेप स्ट्रक्चर के मीडियल एंड के ऊपर कुछ बाल ऑफ कैपिलरीज इसको पेनिट्रेट करेगी। वो बाल ऑफ कैपिलरीज पेनिट्रेट कराने के बाद वो क्या बन जाएगी, ग्लोमेरुलस। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ग्लोमेरुलस। तो याद रखिएगा जो ग्लोमेरुलस है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से नहीं बनता, क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है वो एक वेस्कुलर मेसेनकाइम है। और वेस्कुलर मेसेनकाइम कहाँ से आती होगी, एक बात तो तय है कि पार एक्सियल मेसोडर्म से क्या बन गया, सोमाइड्स। इंटरमीडिएट मेसोडर्म से क्या बन गए, यूरोजेनिटल स्ट्रक्चर्स। तो वेस्कुलर मेसेनकाइम कहाँ से आएगी, ये आएगी लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो ग्लोमेरुलस कहाँ से आएगा, लैटरल प्लेट मेसोडर्म। तो ग्लोमेरुलस तो वहाँ से आ गया, यानी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज थी। उसने इस एस शेप्ड स्ट्रक्चर के मीडियल कन्वेक्सिटी को ऑक्युपाई कर लिया। ऑक्युपाई करने के बाद जो जिस स्ट्रक्चर को उसने ऑक्युपाई किया था तो उसको कहेंगे हम बोमन कैप्सूल। और ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल दोनों मिलकर इनको कहते हैं हम रीनल कॉर्पसूल। क्या बोलते हैं उसको, रीनल कॉर्पसूल। अब इसके लैटरली बात करूं मैं, लैटरली तो लैटरली अगर बात करूं तो जो इसका पार्ट होगा, किसका पार्ट होगा, रीनल वेजिकल के ट्यूबुलर पोर्शन का। क्योंकि रीनल वेजिकल तो एस शेप बन गई ना, एस शेप स्ट्रक्चर, तो उसका एस शेप का लैटरल कन्वेक्सिटी वो थोड़ा सा क्या करेगी, कन्वोल्यूट करेगी। कन्वोल्यूट कराने के बाद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगी। सबसे पहले वो ज्यादा कन्वोलेशन करके क्या बना देगी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि पहले प्रोक्सिमल है ग्लोमेरुलस के। फिर वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा। स्ट्रेट हो जाने के बाद दोबारा ऊपर की तरफ आएगा तो ये यू शेप स्ट्रक्चर बनेगा। इस यू शेप स्ट्रक्चर को बोलेंगे लूप ऑफ फैनले, जिसके असल में दो लिम्ब होते हैं। दिस इज द डिसेंडिंग लिम्ब एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले। ओके, ये भी हो जाएगा। इसके बाद लूप ऑफ फैलने के बाद एक और कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर बनेगा, उसको बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेगा उसको, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फाइनली डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल किस में आगे खत्म हो जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, डिपेंडिंग अपन वो कॉर्टेक्स के अंदर है या फिर मेडुला के अंदर है। तो सबसे पहले ग्लोमेरुलस ने ऑक्युपाई किया उस एस शेप्ड इलोंगेशन के मीडियल एंड पर। फिर उसके लैटरल कन्वेक्सिटी ने तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाए, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यू शेप लूप ऑफ फैनले और इसका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहाँ पे खत्म हो गई, कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये इसका जनरल ओवरव्यू हो गया। ओके, अब हम थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं, इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या कि एट द डिस्टल एंड ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, हमने कहा था जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होगी उनका जो डिस्टल एंड किससे कम्युनिकेट कर रहा होगा, मेटानेफ्रॉइक मेसेनकाइमल सेल से। तो इट कम्युनिकेट विद द मेटानेफ्रिक मेसेनकाइमल सेल्स। और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल
क्या करेगा, उसको इंड्यूस करेगा। इंड्यूस कराने के बाद उसको हम कंडेंसेशन करा के उसको एपिथेलियम में कन्वर्ट करा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन होने के बाद फिर क्या होगी, मीजनकाइमल टू एपिथेलियल ट्रांजिशन। इसके नतीजे में जो मीजनकाइमल सेल्स हो गए वो एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्ट होने के बाद ये क्या बना देंगे, असल में एक सेल क्लस्टर बनेगा। क्या बनेगा, सेल क्लस्टर। और ये इसकी इंडक्शन भी किसने कराई होगी, यूरेट्रिक बर्ट ने। इनकी इंडक्शन हमने मॉलिक्यूलर रेगुलेशन के अंदर कवर कर लिया है, तो आप वहीं से देख लीजिएगा। तो सेल क्लस्टर बन गया जो कि एपिथेलियल सेल्स के ऊपर मुश्तमिल था। उस सेल क्लस्टर को बोलेंगे रीनल, या फिर सिंपल हम मेटानेफ्रिक वेजिकल। क्या बोलेंगे उसको, मेटानेफ्रिक वेजिकल। उस मेटानेफ्रिक वेजिकल के मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ। मेटानेफ्रिक वेजिकल के कितने पार्ट कर लेता हूँ, 2 पार्ट। एक इसका प्रोक्सिमल, या फिर इसको मैं मीडियल एंड बोल सकता हूँ, उसको मैं डिस्टल, या फिर उसको मैं लैटरल एंड भी बोल सकता हूँ। जो इसके प्रोक्सिमल पार्ट होगा, उसका कौन सा पार्ट होगा, प्रोक्सिमल पार्ट। तो प्रोक्सिमल पार्ट के एक एंड के ऊपर एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, यानी कैपिलरीज का गुच्छा उसको ऑक्युपाई करेगा। उस कैपिलरीज को बोलेगा ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस occupies S shaped स्ट्रक्चर। और एस शेप स्ट्रक्चर बनाने के बाद वो क्या करा देंगे, इसको मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करा देंगे। इसको सिंपल हम इसको मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं। तो मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल में डिफ्रेंशिएट हो जाएगी वो मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल्स। उस ट्यूब्यूल का असल में जो होगा प्रोक्सिमल पार्ट होगा, तो वहाँ पे कैपिलरीज यानी ग्लोमेरुलस ने ऑक्युपाई किया होगा। तो ग्लोमेरुलस के ऑक्युपाई करने के बाद वहाँ पे बोमन कैप्सूल बना होगा। और तो ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल इस तरह बनते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल को मिला के मैं कह सकता हूँ किडनी का रीनल कार्पसल। जो असल में डिस्टल एंड है इसी का, डिस्टल इसका मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल का। तो मेटानेफ्रिक ट्यूब्यूल का जो डिस्टल एंड होगा वो 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनाएगा। वो किससे कम्युनिकेट करेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के साथ। तो ओपन कनेक्शन विद कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, और वो 3 स्ट्रक्चर्स बनाएगा। वो कौन कौन से होंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और जो तीसरा स्ट्रक्चर होगा उसको बोलेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये तरह के स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। किससे बनेंगे, ये किडनी का एक्सक्रीटरी यूनिट होगा। अब हम किडनी के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं 1 बाय 1। जो किडनी के जो नंबर होता है, नंबर उनकी फंक्शनिंग देख लेते हैं इनके नेफ्रॉन्स की। यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं हम, नंबर एंड फंक्शनिंग के। किडनी कब अपना फंक्शन स्टार्ट करेगी और जब किस एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर से कितने नेफ्रॉन होंगे, तो उसको हम देख लेते हैं। कहते हैं जो ग्लोमेरुलस का जो नंबर होता है, पहला पॉइंट लेते हैं नंबर ऑफ ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस का नंबर होता है, अगर हम देखें 10 और 18वें हफ्ते के दरमियान, तो इनका जो नंबर होता है वो तब ज़्यादा इंक्रीज़ करता होता है, इंक्रीज़ रैपिडली। इससे पहले जो इसका नंबर होता है काफ़ी ज़्यादा कम होता है, और फाइनली इंक्रीज़ करता हुआ 36 वीक पे आके इसकी नंबर काफ़ी मैक्सिमम हो जाता है। और जो नेफ्रॉन की फॉर्मेशन होती है, नेफ्रॉन की फॉर्मेशन प्री नेटल लाइफ में कंप्लीट नहीं होती, बल्कि जो नेफ्रॉन की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है बर्थ के टाइम पे कंप्लीट होती है। तो अगला पॉइंट हो गया कंप्लीट एट बर्थ। तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा कि जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की जो डिफ्रेंसिएशन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, वो किस वीक में स्टार्ट होगी, 10वें वीक में। ऊपर हमने कहा था कि जो 10वें वीक में 10वें से लेकर 18वें वीक तक इनका नंबर बढ़ता है, तो उसका मतलब 10वें वीक से पहले इनकी डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी स्टार्ट कब होती है, ग्लोमेरुलस ये 10वें हफ्ते में। फिर 10वें से लेकर 18वें हफ्ते तक इसका नंबर बढ़ता रहता है। तो हम 10th वीक लिख देते हैं यहाँ पर। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है वो किस वीक में स्टार्ट होती है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टार्ट्स 9th वीक। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो प्रॉपर यूरिन की प्रोडक्शन होगी, वो कब स्टार्ट होगी, यहाँ पर रख लेता हूँ। प्रॉपर यूरिन प्रोडक्शन वो स्टार्ट होगी 12th वीक में। कब स्टार्ट होगी, 12th वीक में। और जो यूरिन होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, एमनियोटिक कैविटी के अंदर। वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, इसका बल्क बनाता होता है। तो एमनियोटिक कैविटी में जाके डिस्चार्ज हो जाएगा। और ये ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर जो किडनी अपना फंक्शन ये कर रही होती है, सिर्फ
वो सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ा रही है, वो सिर्फ एमनियोटिक फ्लूइड के अमाउंट को बढ़ा रही है। जो उसका फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी यूनिट वाला, वो काम ये नहीं कर रही होती। उसका काम सिर्फ ये होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी को बढ़ाना। एक्सक्रीटरी फंक्शन इसलिए नहीं कर रही होती क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा सर्व्स एक्सक्रीटरी फंक्शन, लेकिन किडनी एक्सक्रीटरी फंक्शन नहीं कर रही होती। तो ये भी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। आगे जो होगा, जो कुछ किडनी के लोब्स वगैरह, बर्थ के टाइम पे जो किडनी की जो अपीयरेंस होती है वो लोब्यूलेटेड होती है। तो एट बर्थ किडनी की जो अपीयरेंस होगी वो लोब्यूलेटेड होती है, लोब्यूलेटेड अपीयरेंस होती है। लेकिन ये इन्फेंसी में यानी इन्फेंट में फिर ये लोब्स क्या करेंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। जैसे नेफ्रॉन की ग्रोथ ज़्यादा होगी, नेफ्रॉन की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ये लोब्स क्या करेंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट आप इनको देख लीजिएगा। और जो पोस्ट नेटल लाइफ होती है, बर्थ के बाद पोस्ट नेटल लाइफ होती है, इसमें जो किडनी का जो साइज़ होता है, वो किडनी का साइज़ किस वजह से बढ़ता है, वो दो चीज़ों की वजह से बनता है, दो चीज़ों की वजह से बढ़ता है बल्कि। इलोंगेशन ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और दूसरा होगा इंटरस्टिशियल टिश्यू की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाना, इंटरस्टिशियल टिश्यू की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाना। इस तरह इसका पोस्ट नेटल लाइफ के अंदर इसका साइज़ बढ़ता होता है किडनी का। लेकिन इसका जो साइज़ बढ़ता है वो नेफ्रॉन के सेल डिवीजन की वजह से नहीं बनता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नेफ्रॉन के अंदर नो हाइपरप्लेजिया आफ्टर बर्थ, के नेफ्रॉन बर्थ के बाद डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं किडनी की पोजिशनल चेंजेस। नॉर्मली जो किडनी बनती है प्राइमोडियल परमानेंट किडनी होती है, वो पेल्विस के अंदर लाई करती है। तो आपको नजर आ रहा होगा किडनी ये किसके अंदर लाई करती है, पेल्विस के अंदर। लेकिन जो अडल्ट होता है वहाँ पे किडनी कहाँ पे होती है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल में यानी एब्डोमन में होती है। शुरू में तो किडनी कहाँ पे होगी, पेल्विस में होगी, यानी ये सैक्रम से आगे पड़ी हुई होगी। लेकिन जैसे जैसे एब्डोमन और पेल्विस की ग्रोथ ज़्यादा होगी, पहले पेल्विस की ग्रोथ ज़्यादा होगी फिर एब्डोमन की ग्रोथ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से किडनी को ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी महसूस होगी। तो इस डायग्राम में देखिएगा और उसको कंपेयर कीजिएगा। किडनी ऐसे ऐसा ऊपर की तरफ एसेंड कर रही है, यानी ऊपर की तरफ जा रही है। ऊपर की तरफ जाने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं, पहला ये है कि जो बॉडी कर्वेचर है, क्या है हमारा बॉडी कर्वेचर, उसकी जो ग्रोथ रिलेटिवली कम होगी, बॉडी कर्वेचर की ग्रोथ कम होगी। फॉर एग्जांपल पहले बॉडी कर्वेचर ऐसा था, अब बॉडी कर्वेचर ऐसा था, बॉडी कर्वेचर ऐसा हो गया, तो किडनी को ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी महसूस होगी, जिसकी वजह से किडनी ऊपर की तरफ एसेंड कर जाएगी। दूसरा फैक्टर होता है कि जो नॉर्मली जो एम्ब्रियो में जो एब्डोमिनल कैविटीज़ का साइज़ थोड़ा छोटा होता है कि वो किडनी को ज़्यादा अकोमोडेट कर भी नहीं सकती है। लेकिन जब एब्डोमिनल कैविटी का साइज़ ज़्यादा होगा, स्पेसिफिकली लंबर और सैक्रल रीजन के अंदर, तो किडनी को ऊपर जाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी महसूस होगी। तो फाइनली किडनी एसेंड करेगी, पेल्विस से होते हुए कहाँ पे जाएगी, फाइनली अपने फाइनल पोजीशन को अटेन कर लेगी। तो यहाँ पे देखिएगा पहले किडनी यहाँ पे थी, फिर ऊपर की तरफ आई, फिर दोबारा ऊपर की तरफ आई। यहाँ पर इस डायग्राम में देखिएगा जो सुपररिनल ग्लैंड अपनी फाइनल पोजीशन को पहले ही अटेन किए हुए हैं, लेकिन किडनी अपनी फाइनल पोजीशन को अटेन नहीं की हुई। तो सुपरारीनल ग्लैंड तो अपनी पोजीशन पे है, लेकिन किडनी इनके पास आएगी और फाइनली सुपरारीनल ग्लैंड किडनी के सुपीरियर पोल पे होगी। अगर हम हाइलम की चेंजेस को देखें तो हाइलम को देखिएगा, सबसे पहले इनिशियली देखिए हाइलम वो आगे की तरफ वेंट्रली फेस कर रहा है, लेकिन जब किडनी रीलोकेट कर रही है तो हाइलम मीडियली रोटेट करा। कहाँ पे रोटेट करा, मीडियली रोटेट करा। तो ये हाइलम इस तरह रोटेट करेगा, वाला हाइलम इस तरह रोटेट करेगा, तो मीडियल रोटेशन होगी 90 डिग्री की, जिसकी वजह से हाइलम थोड़ा सा एंटीरो पोस्टीरियरली मूव करेगा। फाइनली आपका हाइलम यहाँ पे नजर आ रहा है। तो फाइनल हाइलम कहाँ पे होगा, एंटीरो मीडियली कह सकते हैं या फिर एंटीरो पोस्टीरियरली भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गया हाइलम की बातें। अब हो गई चेंजेस इन द ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी। नॉर्मली जब किडनी पेल्विस के अंदर थी तो किडनी एक स्पेसिफिक आर्टरी ले रही थी, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। लेकिन वो रीनल आर्टरी कहाँ से आ रही थी, वो आ रही थी कॉमन इलिक आर्टरी से। कॉमन इलिक आर्टरी एब्डोमिनल एओर्टा का टर्मिनल ब्रांचेस हैं। लेकिन जब किडनी ऊपर की तरफ एसेंड करी थी तो इसने डिस्टल एंड ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा से लेना शुरू कर दिया। तो ये एब्डोमिनल एओर्टा का कौन सा एंड हो गया, डिस्टल एंड हो गया। फाइनली जब किडनी ऊपर की तरफ पहुंची तो किडनी फिक्स होगी, तो उसने कहाँ से ले ली, आर्टरी कहाँ से ले ली, एब्डोमिनल एओर्टा से सेपरेट ब्रांचेस ले ली। तो और जो पुरानी वाली आर्टरीज थी वो क्या करेगी, रिग्रेस करेगी। तो ये क्लिनिकल में हम देख लेंगे, जिसमें अगर ये पुरानी आर्टरी रिग्रेस ना कर सकी तो फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन काज होगी।